दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7.62 mm AK-47 राइफल के सेफ्टी लीवर यानी कि सेफ्टी सेलेक्टर की पोजीशन के बारे में और समझेंगे कि इस सेफ्टी सेलेक्टर को सेफ मोड, सिंगल शॉट के मोड या ऑटोमेटिक के मोड पर जब फायरर सेट करता है तो राइफल को ये कैसे पता चलता है कि फायरर राइफल से सिंगल शॉट का फायर कराना चाह रहा है या ऑटोमेटिक का फायर कराना चाह रहा है। मतलब कुल मिला के हम ये जानेंगे कि AK-47 राइफल के सेफ्टी सेलेक्टरों की पोजीशन को चेंज करने पर राइफल के अंदर के मैकेनिज्म में ऐसा क्या फंक्शन होता है कि राइफल सिंगल शॉट पर सेट करने पर एक एक गोली यानी कि सिंगल शॉट फायर करती है और ऑटोमेटिक के मोड पर सेट करने पर यह ब्रस्ट यानी कि लगातार कंटिन्यू फायर करती जाती है। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए सबक को शुरू करते हैं। दोस्तों 7.62 mm AK-47 राइफल, जिसका कि पूरा नाम होता है 7.62 mm ऑटोमेटिक क्लासनिकोव 47 असॉल्ट राइफल। बात करते हैं इसके सेफ्टी सेलेक्टर के पोजीशनों के बारे में। तो ये सेफ्टी सेलेक्टर या सेफ्टी लीवर इसे कहा जाता है। इस सेफ्टी सेलेक्टर के 3 पोजीशन होते हैं। जब ये सेफ्टी सेलेक्टर इस प्रकार से पूरी तरह से ऊपर होता है तो ये राइफल सेफ मोड पर होती है। जब इस सेफ्टी सेलेक्टर को इस प्रकार से सबसे नीचे की ओर कर दिया जाता है तो सबसे नीचे करने पर यह राइफल सिंगल शॉट राउंड का फायर करती है और यदि इसी सेफ्टी सेलेक्टर को इस बीच वाले मोड पर ले आते हैं तो यह राइफल ऑटोमेटिक यानी कि ब्रस्ट फायर करती है। अब समझते हैं कि इसके सेफ्टी सेलेक्टर को सबसे ऊपर, बीच में या नीचे कहीं भी करने पर राइफल की बॉडी के अंदर ऐसा क्या फंक्शन होता है कि राइफल ये समझ जाती है कि फायरर एक राउंड फायर कराना चाह रहा है या ब्रस्ट फायर कराना चाह रहा है। तो चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों जब फायरर सेफ्टी सेलेक्टर के मोड को सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक के मोड पर सेट करता है तो अब राइफल के अंदर के मैकेनिज्म तक ये खबर पहुंचाना कि फायरर सिंगल शॉट पर फायर करना चाह रहा है या ऑटोमेटिक फायर करना चाह रहा है, तो इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब फायरर सेफ्टी सेलेक्टर को सेफ के मोड पर यानी कि पूरी तरह से ऊपर उठा देता है तो सेफ्टी सेलेक्टर की नोच इस प्रकार से ट्रिगर के शोल्डर पर फंस जाती है, जिस कारण कि जब फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो ट्रिगर का मूवमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि सेफ्टी सेलेक्टर की ये नोच ट्रिगर को दबा कर रखती है। जब फायरर सेफ्टी सेलेक्टर को सिंगल शॉट के मोड पर सेट करता है तो उस दौरान सेफ्टी सेलेक्टर की ये नोच एडिशनल सीयर से पीछे की ओर खसक जाती है और जैसे ही फायरर फायर करने के लिए सेफ्टी सेलेक्टर को ऑटोमेटिक के मोड पर सेट करता है तो फिर यही सेफ्टी सेलेक्टर की नोच इस प्रकार से एडिशनल सीयर को इस तरह रोक लेती है। इतनी प्रोसेस को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक फायर करने के दौरान हैमर को रोकना या छोड़ना एडिशनल सीयर का काम होता है। तो चलिए अब प्रोसेस को समझते हैं कि जब सिंगल शॉट के फायर करने के लिए फायरर सेफ्टी सेलेक्टर को सिंगल शॉट वाले इस मोड पर सेट करता है तो राइफल के अंदर का मैकेनिज्म किस प्रकार से चेंज हो जाता है। दोस्तों हम AK-47 राइफल के ट्रिगर मैकेनिज्म को समझें उससे पहले जरूरी है कि हमें ट्रिगर मैकेनिज्म के हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इसके हिस्से पुर्जों के नाम। ये जो आप पीछे स्टड देख रहे हैं ये इसे कहा जाता है सेफ्टी सेलेक्टर की नोच, ठीक है। अब आगे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे बोला जाता है एडिशनल सीयर। उसके आगे आप जो पार्ट देख रहे हैं इसे बोला जाता है हैमर और ये अगला पार्ट होता है ट्रिगर और ट्रिगर के साथ ये जो एक हुक नुमा जिसने हैमर को पकड़ रखा है उस हुक को बोला जाता है ट्रिगर सीयर। आगे जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे बोला जाता है सेफ्टी सीयर। दोस्तों AK-47 राइफल में 3 सीयर होते हैं, सेफ्टी सीयर, ट्रिगर सीयर और एडिशनल सीयर। अब इन्हीं तीनों सीयरों के कनेक्शन होने से और हैमर के पीछे आने पर कोई सीयर उसे रोकता है, कोई आगे जाने देता है और कब इसे रोकता है और कब आगे जाने देता है इसे अब आगे एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। दोस्तों जैसे ही लोड की हुई AK-47 राइफल को फायरर सेफ्टी सेलेक्टर को सिंगल शॉट के मोड पर सेट करता है तो सेफ्टी सेलेक्टर के बॉडी के अंदर की तरफ जो नोच लगी होती है वो इस प्रकार से पीछे की ओर खसक जाती है और राउंड को फायर करने के लिए जैसे ही फायर ट्रिगर को प्रेस करता है
तो ट्रिगर को प्रेस करने पर ट्रिगर सीयर नीचे की ओर मूवमेंट करता है और एडिशनल सीयर इस प्रकार से ऊपर उड़ जाता है। अब ट्रिगर सीयर के नीचे की तरफ मूवमेंट करने के कारण हैमर ट्रिगर सीयर से आज़ाद हो जाता है। आज़ाद हुआ हैमर फायरिंग पिन रिटेनर यानी कि फायरिंग पिन के पिछले हिस्से पर इस प्रकार से ठोकर मारता है, जिससे कि फायरिंग पिन अपने फायरिंग पिन होल से निकलकर चैम्बर वाले राउंड के पेंदे पर यानी कि परक्यूशन कैप पर चोट मारकर राउंड को इस प्रकार से फायर कर देती है। राउंड के फायर होने से भारी मात्रा में गैस पैदा होती है। गैस बुलेट को बैरल में आगे की ओर इस प्रकार से धकेलती है। जैसे ही बुलेट गैस बैंड के पास से होकर गुजरता है तो कुछ गैस बैंड से होती हुई इस प्रकार से गैस सिलेंडर पर दाखिल हो जाती है और बाकी बची हुई गैस बुलेट को मुनासिब रेंज तक पहुंचा देती है। अब राउंड के फायर आने के बाद जब पिस्टन हेड पर गैस आई है और चाल वाले पुर्जों के कारण पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं, तो चाल वाले पुर्जे जब पीछे की ओर मूवमेंट करते हैं तो शुरू में स्टेम हैमर को पीछे की ओर दबाता है और बॉटम सरफेस पूरी तरह से हैमर को नीचे की ओर दबाने का काम शुरू करता है। हैमर के नीचे की ओर दबने के दौरान अब फायरर द्वारा ट्रिगर को प्रेस किया हुआ है तो एडिशनल सीयर जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था वो एडिशनल सीयर हैमर को रोक लेता है यानी कि पकड़ लेता है। अब राउंड के फायर हो जाने और वर्किंग पार्ट के पीछे आने के बाद फिर आगे जाने पर जैसे ही फायरर ट्रिगर को छोड़ता है तो ट्रिगर को छोड़ने पर एडिशनल सीयर इस प्रकार से पीछे की ओर आता है और ट्रिगर सीयर ऊपर की तरफ इस प्रकार से उड़ जाता है और अब ट्रिगर सीयर हैमर को इस प्रकार से रोक लेता है। अब एक ही गोली फायर हुई है, दूसरी गोली क्यों फायर नहीं हो पाई? क्योंकि हैमर को ट्रिगर सीयर ने इस प्रकार से रोक लिया है। अब वर्किंग पार्ट्स जब आगे जाते हैं तो चाल वाले पुर्जों के लॉक हो जाने पर बॉडी पर चाल वाले पुर्जों पर लगा हुआ ये एक्चुएटिव बैंड इस प्रकार से सेफ्टी सीयर को आगे और नीचे की ओर दबाता है, जिससे सेफ्टी सीयर की नोच हैमर के बैंड से आज़ाद हो जाती है और अब फायरर दोबारा ट्रिगर को रिलीज़ करके जब ट्रिगर को प्रेस करता है तो फिर से हैमर आगे रिलीज़ होता है और इस प्रकार से राउंड को फायर करता है। अब फायर होने के बाद फिर वही पूरा प्रोसेस होता है। वर्किंग पार्ट पीछे आते हैं, पीछे आने के बाद जब फिर आगे जाते हैं, पीछे आने के दौरान हैमर को एडिशनल सीयर इस प्रकार से रोक लेता है और फिर जैसे ही फायरर ट्रिगर को रिलीज़ करता है तो एडिशनल सीयर छोड़कर हैमर को अब ट्रिगर सीयर इस प्रकार से पकड़ लेता है। तो ये सारी प्रोसेस सेफ्टी सेलेक्टर को सिंगल शॉट के मोड पर सेट करने पर सेफ्टी सेलेक्टर के नोच के एडिशनल सीयर को ना पकड़ने के या ना दबाव बनाने के कारण हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेफ्टी सेलेक्टर के अगले पोजीशन। जब सेफ्टी सेलेक्टर को इस प्रकार से बीच वाले मोड पर कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिक फायर वाले मोड के बारे में। जैसे ही फायरर सेफ्टी सेलेक्टर को इस प्रकार से बीच वाले पोजीशन पर सेट करता है तो सेफ्टी सेलेक्टर की नोच ट्रिगर मैकेनिज्म पर लगे हुए एडिशनल सीयर के शोल्डर पर इस प्रकार से दबाव बना लेती है। इस प्रकार से दबाव बन जाने के बाद जब फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो ट्रिगर के प्रेस करने पर सिंगल शॉट में जिस प्रकार से एडिशनल सीयर भी ऊपर उठा था और ट्रिगर सीयर नीचे दबा था, लेकिन ऑटोमेटिक के मोड पर सेट हो जाने के कारण अब जब फायरर ट्रिगर को प्रेस करता है तो ट्रिगर सीयर ही मात्र नीचे की ओर मूवमेंट करता है, एडिशनल सीयर ऊपर नहीं उठ पाता है क्योंकि एडिशनल सीयर पर सेफ्टी सेलेक्टर की नोच ने दबाव इस प्रकार से बना रखा है। अब ट्रिगर के दबाने पर हैमर रिलीज होकर इस प्रकार से फायरिंग पिन रिटेनर पर चोट मारता है और फिर वही फायर की प्रोसेस शुरू होती है। वर्किंग पार्ट्स पर गैस का दबाव बनने के कारण वर्किंग पार्ट पीछे आते हैं। पीछे आने के दौरान हैमर को चार वाले पुर्जे इस प्रकार से पीछे की ओर दबाते हैं। अब सिंगल शॉट फायर के दौरान क्या प्रोसेस हुई थी कि सिंगल शॉट फायर के दौरान हैमर जब पीछे आया था तो उसे एडिशनल सीयर ने इस प्रकार से रोक लिया था, लेकिन ऑटोमेटिक के मोड पर सेफ्टी सेलेक्टर को सेट कर देने के कारण सेफ्टी सेलेक्टर की नोच ने इस प्रकार से एडिशनल सीयर को नीचे दबा रखा है, जिस कारण से अब जब हैमर पीछे आएगा तो हैमर को एडिशनल सीयर नहीं रोक पाता है और ट्रिगर के दबे होने के कारण ट्रिगर सीयर भी हैमर को नहीं रोक पाता है। इसलिए चाल वाले पुर्जे जब आगे की ओर जाते हैं तो चाल वाले पुर्जों के इस प्रकार से लॉक हो जाने के बाद एक्चुएटिव बैंड सेफ्टी सीयर को आगे और नीचे इस प्रकार से दबाता है तो राइफल को समझ में आ जाता है कि वेपन पूरी तरह से लॉक हो चुका है और फायर करने के लिए तैयार है। यह इसकी एक मैकेनिकल सेफ्टी होती है कि जब तक वर्किंग पार्ट्स पूरी तरह से लॉक ना हो जाएं तो राउंड को राइफल फायर नहीं होने देती है। तो जैसे ही चाल वाले पुर्जे पूरी तरह से इस प्रकार से लॉक हो जाते हैं तो हैमर आगे की ओर जाकर
फायरिंग पिन रिटर्नर पर फिर से चोट मारकर राउंड को फायर कर देता है और फिर राउंड के फायर होने के बाद वर्किंग पार्ट पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद पुनः हैमर पीछे आता है और इस बार भी हैमर को ना तो एडिशनल शियर रोक पाता है, ना ही आपका ट्रिगर शियर रोक पाता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू हैमर आगे पीछे जाकर राउंड को फायर करता रहता है तब तक जब तक कि फायरर ट्रिगर पर से अपने दबाव को ना हटा ले। जैसे ही फायरर ट्रिगर पर से अपने दबाव को रिलीज करता है तो ट्रिगर ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, जिसके कारण ट्रिगर शियर भी ऊपर उठता है और आगे जाते हुए हैमर को इस प्रकार से रोक लेता है। जैसे ही फायरर ने ट्रिगर को रिलीज किया तो ऑटोमेटिक फायर रुक जाता है। ऑटोमेटिक फायर 3 कंडीशनों पर रुकता है। पहला, ट्रिगर पर से दबाव हटा लेने पर। दूसरा, मैगजीन के खाली हो जाने पर। तीसरा, फायर के दौरान राइफल पर कोई रोक पड़ जाने के कारण।